और यहाँ साहब सबसे पहला सवाल ही हम ये करना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 डॉक्टर जावेद आजम साहब कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से, मास्टर मियां यादव साहब इंडिया गठबंधन से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अख्तर इमाम साहब, आप किस तरह हैं? अरे भाई, मैं राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हूँ, महागठबंधन का कार्यकर्ता हूँ, तो मुझसे उम्मीद क्या कर रहे हैं? मैं किस तरफ हूँगा? मैं महागठबंधन का एक सच्चा सिपाही हूँ और राष्ट्रीय जनता दल का हमारा अभी तक जिस तरह से हम लोग का ये रहा है कि गठबंधन के साथी हैं, तो जो गठबंधन और पार्टी के आला कमान से अगर मान लीजिए कि कल के डेट में ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाता है कि हमको यहाँ से जो हमको दिख नहीं रहा है कि गठबंधन टूटेगा, लेकिन खुदा ना खास्ते अगर ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाता है तो उस समय फैसला लेंगे। लेकिन अभी तक तो हम लोग का जो गठबंधन का स्थिति रहा है, हम लोग महागठबंधन की तरफ है और महागठबंधन का जो प्रत्याशी, मैं डे 1 से बोलते आ रहा था कि जो भी प्रत्याशी होगा उसके लिए हम लोग तन मन धन से लगेंगे और मेहनत करेंगे। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का मांग कर लिया कांग्रेस में और उसका पूर्णिया से रहना चाहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर राजद ने एक दूसरा कैंडिडेट को उतार कर पेच फंस किया राजद कांग्रेस में। नहीं लग रहा है कि राजद थोड़ा सा मनमानी कर रहा है कांग्रेस को? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये शीर्ष नेताओं की बात है, वो आपस में तय कर ही चुके होंगे और कुछ चीज़ दिखाने का कुछ और होता है, बोलने का कुछ और होता है। तो पार्टी और गठबंधन के नेता जहां जिसको तय करेंगे, ये कोई जाति मफाद के लिए ऐसा नहीं है कि आज हम ये चाहे और ये हमको मिल ही गया। लंबा संघर्ष है इसके पीछे। आज आप एक दिन पहले आइएगा और दूसरा दिन आपको टिकट मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। पार्टी हर एक चीज़ देखता है, विनेबिलिटी देखता है, पार्टी देखता है कि क्या यहाँ से मेरा जो कैंडिडेट है वो जीत सकता है या नहीं सकता है। ये बहुत सारी चीज़ है और बहुत तमाम तर चीज़ को देखते हुए ही आप टिकट दिया जाता है। तो उस आधार पे है, जहाँ से पप्पू यादव जी जैसे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं तो फिर उस पर देखा जाएगा कि उनको कहाँ से टिकट मिलना चाहिए और गठबंधन तय करेगा। अगर हम किशनगंज की बात करें, आपकी गठबंधन की जीत होगी, इस बात की कितनी गारंटी है? ये तो आवाम पे डिपेंड करता है। आवाम अगर चाहे, नहीं, हमारे चाहने से तो जैसे मोदी जी चाह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो मोदी जी के चाह लेने से 400 पार थोड़ी हो जाएगा। आवाम क्या चाहती है ये निर्भर करता है कि आप कहाँ रुकेंगे, आप कहाँ आपका मामला रहेगा। आवाम अगर चाहेगा तो मुझे उम्मीद है कि किशनगंज की आवाम हमेशा फिरका परस्त ताकतों को रोकती आई है और देश में एक पैगाम देने का भी काम करती है कि इसी तरह मुझे उम्मीद है कि देश में कहीं ना कहीं जो ये फिजा बदल रही है। आज देखिए, जो 400 पार और 370 पार की बात बोलते थे, आज देश में क्या स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वो आप देखे ही होंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा देता हूँ, यही भाजपा की नीति है। तो बड़ी अफसोसजनक स्थिति। और लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 220 का आंकड़ा पार नहीं करने जा रही है और आप देख लीजिएगा। हाँ, किशनगंज की क्या स्थिति रहेगी? किशनगंज की स्थिति, हम लोग महागठबंधन बहुत मजबूत है और हम लोग शोर शराबा में नहीं पड़ेंगे। आप देखिएगा, फेसबुक का लड़ाई और सोशल मीडिया का लड़ाई कुछ और ही हो रहा है, लेकिन देख लीजिएगा जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो परिणाम आपके सामने होगा और ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और देखिएगा, आवाम बहुत समझदार है। आवाम लास्ट आवर में फैसला लेती है कि उसको क्या करना है और उसका भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है। सीए बिल पास कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसको लेकर कोई जानकारी है? इससे किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप सीए को लेकर के? अरे भाई, 370 पास कर दिया और देख लीजिए आप किस तरह से देश में उन्माद फैलाने के लिए, देखिए यूसीसी कर रहा है, सीए तो इसका था ही, एनआरसी इसके साथ करेगा ही। तो आप देख लीजिए, ये तो भाजपा का नीति है। भाजपा अपने सिद्धांत और जो उसका सोच था कि हमको ये करना है, तो उस पर तो भाजपा आगे बढ़ ही रहा है। कहाँ पीछे है भाजपा किसी भी तरह से, और वो इसको लागू करेगा, 100% लागू करेगा। इसके लागू होने से क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, कुछ जानकारी है बता पाएंगे आप सीए को लेकर? देखिए, सीएए को लेकर के पहली बात तो ये जान लीजिए कि इसमें लोग बोलते हैं कि नागरिकता देने का कानून है। ठीक बात है भाई,
इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना पढ़ के मुझे भी समझ में आता है सीए नागरिकता देने का कानून, लेकिन आप किसको छोड़ के बाकी को नागरिकता दे रहे हैं ये देखिए। अगर आपकी मंशा तो यहीं पर ना खराब हो जाती है। आप बोले कि हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान बताया कि ऐसे ही अफगानिस्तान क्या बताया, जो भी भड़का मामला हो, इन तमाम देश से आने वाले जो भी शरणार्थी है वो हिंदू, जैन, बौद्ध और तमाम तर धर्म के लोग सिवाय मुसलमान। तो ये आपकी मंशा दर्शा रही है कि आप किस तरह से पक्षपात करते हैं। अगर आपको नागरिकता देनी ही थी तो आप जो शरणार्थी है, जो आके गरीब है, जो जिनको सताया जा रहा है, उस आधार पे आप नागरिकता देते। लेकिन आप धर्म का पेश ले आते हैं बीच में कि मुसलमान छोड़ के बाकी सब धर्म के लोगों को हम नागरिकता देंगे। तो ये सोच है और ये सीए का मामला है। लेकिन एनआरसी में फिर क्या होगा, आप नहीं मानिएगा, आधार कार्ड को नहीं मान रहे, आप पासपोर्ट को नहीं मान रहे, आप ड्राइविंग लाइसेंस को नहीं मान रहे, आप क्या मान रहे? तो भाई कागज क्या प्रमाण है? ये जो मेरा, जिससे मैं वोट देता हूँ, वोटर आईडी कार्ड, वोटर कार्ड जो है मेरा आईडी कार्ड है, तो उसको आप मेरे नागरिकता का प्रमाण नहीं मान रहे हैं। तो वहां पर दिक्कत शुरू होता है जब सीएए के साथ एनआरसी आएगी, तो वहां दिक्कत का सामना करना पड़ेगा यहाँ के लोगों को और पूरे हिंदुस्तान के अवाम को। आज मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछ लूं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे पूछ लूं कि उनके दादा का वो ला के दिखाएं, कोई प्रमाण ला के दिखाएं, कोई ऐसा, वो यही सब मामला है। दिग्भ्रमित करना है कैसे लोगों को, महंगाई से बात हट जाए, बेरोजगारी से बात हट जाए, देश में जिस तरह से माहौल उन्माद का चल रहा है उससे बात हट जाए। चरम सीमा पार कर गई है बेरोजगारी और युवा के लिए न नौकरी है, न नौकरी की कोई बात करता है। अब की बार 400 पार, यही नरेंद्र मोदी बोलते और इसी का हवा मीडिया बना रहा है। और ज़्यादा इस गुब्बारे में दम था नहीं और है भी नहीं। और अब देख लीजिएगा कि 2019 का चुनाव तो कहीं ना कहीं पुलवामा पे निकाल लिया था, लेकिन अभी कोई पुलवामा है नहीं। यही भारतीय जनता पार्टी को अभी देख लीजिएगा जो स्थिति होने जा रहा है देश में, बहुत महंगा पड़ेगा इसको। और कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे इसीलिए देश में कई 100 से अधिक सांसद का टिकट काटना पड़ गया। और एक चीज़ तो बहुत पते की है, मैं बताता चलूँ कि जिस गुजरात मॉडल को लेके नरेंद्र मोदी पूरे देश में आए थे और जिस सीट से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े थे, उस सीट पे भाजपा का जो टिकट, जो सिंबल दिया गया, वहां के उस प्रत्याशी ने सिंबल वापस कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं तो कुछ बड़ा घालमेल दिख रहा है। आप देख लीजिए, अगर वहां का गुजरात से अगर कोई सिंबल वापस कर रहा है तो भाई स्थिति क्या है पार्टी की, बताने की आवश्यकता नहीं है।